लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। मैं छवि निगम, प्रवक्ता यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ, गृह विज्ञान की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 के पार्ट 12 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न रोगों की उत्पत्ति, प्रसार की विधि, लक्षण, रोग और उनके उपचारों के बारे में जानेंगे। आज हमारी चर्चा के बिंदु होंगे पुनरावलोकन, कीटों तथा एवं जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव जिसे फाइलेरिया भी कहते हैं, प्लेग और रेबीज। आइए पहले हम लोग पूर्व में पढ़े गए भाग 1 का पुनरावलोकन करते हैं। हमने पढ़ा था कि वायु द्वारा संवाहित होने वाले रोग क्षय रोग, चेचक तथा खसरा होता है, जो कि क्षय रोग अत्यंत दुर्बल, अत्यधिक परिश्रम करने वाले लोगों में अधिक होता है। चेचक रोग में फफोले जैसे दाने हो जाते हैं, परंतु वर्तमान में इस पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। साथ ही खसरा रोग में घमोरी जैसे लाल दाने होते हैं और इसमें हमको ठंड से बचाव करनी चाहिए, अन्यथा निमोनिया जैसा रोग होने की संभावना होती है। बच्चों, आज हम लोग कीटों द्वारा तथा जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। सभी कीट अथवा जंतु संक्रमण नहीं फैलाते हैं, केवल संक्रमित कीट और जंतु ही संक्रामक रोगों का प्रसार करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मलेरिया रोग की, जिसको कि आप सभी लोग इस रोग से परिचित हैं। ये रोग एक कोशिकीय जंतुजन्य रोगाणु प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा उत्पन्न होता है और इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके साथ ही ये उसके रोगाणुओं को भी रक्त के साथ में ले लेता है। परजीवी और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये उस परजीवी को उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छोड़ देता है, जिससे कि वो स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रसित हो जाता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मच्छर तथा मानव दोनों में मिलाकर के पूर्ण होता है। मलेरिया रोग की उद्भवन अवधि अर्थात मच्छर के काटने से लेकर लक्षण प्रकट होने तक की अवधि 9 से 12 दिन होती है। इस रोग में के लक्षण जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत तेज़ ठंड लग करके बुखार हो जाता है। इसके साथ ही बुखार एक दिन छोड़कर अथवा एक निश्चित क्रम में आता है, अर्थात एक दिन छोड़ के अथवा 2 दिन छोड़ करके भी आ सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन होता है, शरीर में दर्द होता है और साथ ही साथ में जब बुखार उतरता है तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इस रोग में कभी कभी स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त का वमन भी हो सकता है और साथ ही साथ में रोगी का जी मिचलाता है और कभी कभी उसको वॉमिटिंग या उल्टी भी हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आसपास के जो गंदे गड्ढे हों उनको भर देना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर गंदे कीचड़ युक्त पानी में ही अपने अंडे देते हैं। अगर कोई स्थान ऐसा है या जहाँ पर आप गड्ढे नहीं भरवा सकते हैं, वहाँ पर विसंक्रामकों जैसे कि DDT, गैमेक्सिन
या ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कर देना चाहिए। साथ ही इस रोग से बचाव के लिए मच्छर रोधी सामग्री जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग तथा मैट, कॉइल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके उपचार हेतु रोगी को विश्राम करने देना चाहिए, परंतु ये विश्राम भी उसे मच्छरदानी में ही करना चाहिए, जिससे कि अन्य मच्छर उसके संक्रमित रक्त को लेकर के अन्य लोगों को काट करके संक्रमित ना कर सकें। इसके साथ ही रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए, जिससे कि वो जैसे कि दलिया, खिचड़ी आदि दे सकते हैं, जिसे वो अच्छी तरह से सुपाच्य भोजन को अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट कर सके। साथ ही डॉक्टर से संपर्क करके मलेरिया नाशक औषधियाँ देनी चाहिए, जिससे कि ये परजीवी समाप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात ये रोगी भी स्वस्थ हो जाता है और साथ ही साथ में वो अन्य लोगों को भी संक्रमित नहीं करता है। नेक्स्ट है डेंगू। ये भी एक विषाणु जनित रोग है जो कि मादा एडीज इजिप्ट मच्छर से फैलता है। इस रोग में भी तेज़ ज्वर होता है, साथ ही साथ में रोगी को अत्यधिक दर्द होता है, अर्थात उसके शरीर में, मांसपेशियों में तथा बैक में काफ़ी पेन या दर्द रहता है। कभी कभी रोगी को उल्टी और दस्त भी होने लगते हैं। जब ये इस रोगाणु का संक्रमण रोगी की लीवर में और साथ ही साथ में उसकी अस्थि मज्जा में होने लगता है, तो प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से कम होने लगती हैं और प्लेटलेट्स जब काफ़ी कम हो जाती हैं तो उसका प्रभाव ये होता है कि रोगी के नाक, कान व मुंह से रक्त आने लगता है। ये अवस्था में रोगी के लिए काफ़ी गंभीर होती है और कई बार रोगी ऐसी अवस्था में भी अगर पर्याप्त उपचार नहीं मिलता है तो रोगी कोमा में चला जाता है। इस रोग से बचाव के लिए हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि पूरी आस्तीन के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जैसे कि क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है और साफ़ पानी में अपने अंडे देता है, अतः हमको पूरी आस्तीन के वस्त्र पहन करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए तथा घर में भी मच्छर कम से कम स्थान उसको मिले काटने के लिए, इसलिए पूरे आस्तीन के वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही साथ में घर में घरेलू कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे नीम की पत्ती, कपूर आदि की धूनी दी जा सकती है। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नीम, गिलोय, तुलसी, आंवला आदि का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ जल का सेवन भी करना चाहिए, साथ ही स्वच्छ जल के बर्तनों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि उसमें ये मच्छर अपने अंडे न दे सके। साथ ही रोज़ उसके पानी को भी बदल देना चाहिए। ये रोग मधुमेह, कुपोषण और अस्थमा के रोगियों के लिए अत्यंत घातक हो जाता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होती है और ऐसे में जब इनकी प्लेटलेट्स और भी कम हो जाती हैं तो कई बार इनकी स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। ये शब्द विदेशी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुड़ा हुआ। इसमें रोगी के जॉइंट्स में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है। इस रोग का कारक अल्फा परिवार के विषाणु होते हैं तथा ये रोग भी मादा एडीज मच्छर के द्वारा ही फैलता है। इस रोग की उद्भवन अवधि 3 से 7 दिन होती है, अर्थात मच्छर काटने से लक्षण प्रकट होने की अवधि 3 से 7 दिन होती है। ये उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जहाँ नमी अधिक होती है और मच्छर भी बहुतायत में होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैलता है। सबसे पहले इस रोग का पता
तंजानिया में ही लगा था। आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो इससे मच्छर संक्रमित हो जाता है, और वो संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उससे वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, और फिर कोई अन्य मच्छर जब उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वो पुनः संक्रमित हो जाता है। इस तरह से ये चक्र जो है वो मानव और मच्छर के बीच में पूर्ण होता रहता है। इस रोग के लक्षण हैं अचानक से तेज बुखार हो जाना, साथ साथ में जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है व सूजन आ जाती है। इसमें भी रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, साथ साथ में बुखार होता है, और इसके साथ साथ में उसकी मांसपेशियों में तथा आँखों के पिछले हिस्से में इतना दर्द होता है कि कई बार उसे प्रकाश से परेशानी होने लगती है, अर्थात वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। रोगी को बहुत अधिक कमजोरी हो जाती है, साथ ही में रोगी को चलने फिरने आदि में बहुत कष्ट होता है। इस रोग से बचाव के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें मच्छरों से बचाव करना चाहिए, साथ ही साथ में रोगी को पर्याप्त विश्राम करने देना चाहिए, परंतु ये विश्राम मच्छरदानी में ही होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में रोगी को तरल आहार देना चाहिए, और जिससे कि वो उनको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि रोगी को भोजन देख करके काफ़ी मिचली जैसी या मतली जैसी महसूस होती है, अतः वो तरल आहारों को ग्रहण कर सकता है। रोग के ठीक होने के पश्चात भी कभी कभी गठिया जैसी स्थिति होती है, अतः उस समय रोगी को हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, जिससे कि उसको आराम मिलता है। बच्चों, नेक्स्ट है हाथी पाँव या फाइलेरिया। ये भी रोग में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पैर हाथी के समान सूजे हुए मोटे होते हैं, और ये एक कृमि के कारण होता है, जिसे हम फाइलेरिया कृमि के नाम से जानते हैं। ये कृमि अत्यंत पतला धागे के समान होता है, और एक वयस्क कृमि लाखों की संख्या में छोटे छोटे कृमि को जन्म दे सकता है। ये कृमि ज़्यादातर लिम्फ में रहता है, अर्थात तंत्रिका लसिका तंत्र में रहता है, और ये लसिका तंत्र में रहने के कारण ये वहाँ पर ही अपना जीवन यापन करता है, स्वयं की वृद्धि करता है। कभी कभी ये वहीं पर जब ये लाखों की संख्या में हो जाते हैं तो ये वहीं पर मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये लसिका तंत्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पैरों में सूजन हो जाती है। इसमें रक्त के नमूने रात्रि में लिए जाते हैं, क्योंकि ये कृमि रात्रि के समय लसिका तंत्र से निकलकर रक्त में भ्रमण करता है। इसके साथ ही इसके लक्षण प्रारंभ में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे कृमि की संख्या असंख्य हो जाती है, वैसे वैसे लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अंगों में, उस संबंधित अंग में सूजन हो जाती है, और साथ ही रोगी को ज्वर रहने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी उस अंग में लालपन आता जाता है और दर्द होने लगता है। इसके साथ ही धीरे धीरे करके रोगी की त्वचा कड़ी हो जाती है और धीरे धीरे करके विकृत होने लगती है, और ये स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, अर्थात रोग असाध्य हो जाता है, क्योंकि त्वचा में एक बार ये परिवर्तन आने के पश्चात इसमें सुधार संभव नहीं होता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आप पैर की इस स्थिति को देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके पैर की स्थिति अत्यंत विकृत हो गई है। इस रोग से बचाव हेतु सबसे महत्वपूर्ण होता है मच्छरों से बचाव करना। मच्छरों से बचाव करने के लिए हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
मच्छर रोधी क्रीम, मैट, कॉइल्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सामूहिक दवा का वितरण किया जाता है, जिसमें वर्ष के में एक बार सभी के रक्त के नमूने लिए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को DEC व एल्बेंडाजॉल की खुराक दी जाती है। जो व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित होते हैं उनको डॉक्टर के परामर्श से 2 सप्ताह तक भी DEC की खुराक दी जा सकती है। इस प्रकार से ये क्रमशः समाप्त हो जाते हैं और जब क्रमशः समाप्त हो जाते हैं तो वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है प्लेग रोग। आइए अब हम लोग जंतुओं द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। ये रोग चूहे व पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है। इस रोग का कारक पॉस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु होता है। ये जीवाणु पिस्सुओं पर अपना जीवन यापन करता है और ये पिस्सू चूहे पर अपना जीवन यापन करते हैं। जब चूहा मर जाता है और इसे और अन्य चूहे नहीं मिलते हैं तब ये मानव पर अपना संक्रमण फैलाता है। पिस्सू ज़्यादातर अंधेरे कोने वाले स्थानों में रहते हैं, अतः ऐसे स्थानों में चूना आदि डाल देना चाहिए। ये रोग 2 प्रकार का होता है। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग, जिसमें लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, जांघ और बगल के हिस्से में गिल्टियाँ निकल आती हैं। धीरे धीरे ये गिल्टियाँ पकने लगती हैं और साथ साथ में ये फूटती हैं और इससे विष पूरे शरीर में फैल जाता है और उसके बाद में रोगी की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग। इसमें रोगी के फेफड़े के ऊपर प्रभाव पड़ता है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसके साथ ही साथ में उसको बलगम के साथ में रक्त आने लगता है। जब ये स्थिति आ जाती है तो ये स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है। इसके साथ ही कभी कभी इस गंभीर स्थिति में रोगी के मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग की उद्भवन अवधि वैसे तो 2 से 10 दिन होती है, पर कभी कभी कुछ लोगों में ये 15 दिन भी हो सकती है। इसके लक्षण हैं, रोगी को तीव्र ज्वर होता है और उसके साथ में ज्वर के साथ ही उसकी हृदय की गति धीरे धीरे करके कम होती जाती है, शिथिल होती जाती है। प्रारंभ में रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इस रोग की पहचान होने में काफ़ी समय लग जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक रोग की पहचान होती है तब तक रोगी की स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। इस रोग से बचाव के लिए हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे चूहों का विनाश कर देना चाहिए। घर में कुत्ते बिल्ली आदि भी पाल सकते हैं, साथ में चूहा मार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि चूहे घर में प्रवेश ना कर सकें और पिस्सू तथा रोगाणु भी घर में प्रवेश ना कर सकें। रोगी का मल वमन आदि अत्यधिक संक्रमित होता है, अतः उसे इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए कि वो अन्य लोगों को संक्रमित ना कर सके। जिन इलाकों में प्लेग जैसा रोग फैला हुआ हो वहाँ पर लोगों को अपना घर छोड़ करके दूर किसी इलाके में शिविरों में निवास करना चाहिए, जिससे कि रोगाणु और पिस्सू वहाँ तक ना पहुँच सकें और वे सुरक्षित रह सकें। साथ ही टीकाकरण करवा लेना चाहिए, जिससे कि रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही गिल्टियों की सिकाई करनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरह से मवाद पड़ गया है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस मवाद को निकाल देना चाहिए और उसके पश्चात यदि रोग की तीव्रता कम होने लगती है तो रोगी के बचने की संभावना भी अधिक हो जाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग जंतुओं या जानवरों के द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। ये
रोग ज़्यादातर संक्रमित कुत्ते, बिल्ली अथवा बंदर के काटने से होता है, जिसकी लार में रेबीज़ वायरस रहता है। और जब ये कुत्ता किसी भी व्यक्ति को जो स्वस्थ व्यक्ति को जब ये काटता है तो उसकी लार उस व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आ जाती है और इससे ये रोगाणु जो है रोगी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाते हैं, रक्त तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी जगह पे कटा पिटा हो या कोई घाव हो और उस जगह पर इस तरीके का कोई कुत्ता अगर चाट भी लेता है तो भी उसका सलाइवा उस व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आ जाता है और उससे भी रोगाणु उसके स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकते हैं। इस रोग की उद्भवन अवधि 6 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक हो सकती है, अर्थात रोग के लक्षण 2 वर्ष तक में कभी भी उभर सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। इस रोग से फैलने वाले रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोगाणु के माध्यम से जो रोग फैलता है उसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में का सब प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। रक्त के माध्यम से रोगाणु रोगी के मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि उसका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। रोगी भी पागल कुत्ते के समान व्यवहार करने लगता है, वो भौंकता है, वह अन्य लोगों पर काटने के लिए झपटता है। सबसे जो भयंकर लक्षण है वो है पानी से भय होना। रोगी को प्यास लगती है, वो पानी पीना भी चाहता है, परंतु जैसे ही उसके सामने पानी लाया जाता है वो उससे को देख कर के चीखने लगता है और डरने लगता है। ये स्थिति रोगी के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर होती है। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए, रेबीज़ का टीका लगवा लेना चाहिए और साथ ही साथ में अगर इस तरीके का कोई जानवर जैसे कुत्ता आदि आपको दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल हों और जिसके मुंह से झाग के साथ में लार गिर रही हो और वो अकारण ही लोगों पर झपटता व काटने के लिए दौड़ता हो, तो उसकी सूचना नगर निगम को दे देनी चाहिए, जिससे कि नगर निगम वाले ऐसे कुत्तों को ले जाते हैं और फिर उन्हें समाप्त कर देते हैं, जिससे कि वो जानवर किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित ना कर सके। इस रोग के उपचार के हेतु सबसे पहला काम तो हमें करना चाहिए कि जानवर जिसने भी कुत्ते आदि ने जिसने भी काटा हो उस घाव को कम से कम 5 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह से रगड़ करके धोना चाहिए और साथ ही साथ में उसके ऊपर कार्बोलिक अम्ल, स्प्रिट, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण आदि लगा लेना चाहिए। साथ ही जो निकटतम अस्पताल हो वहाँ पर जाकर के रेबीज़ निरोधक इंजेक्शन लगवाने चाहिए। इसका कोर्स पूरा अवश्य करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा था उसकी एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहला है मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। दूसरा है कि मादा एडीज मच्छर डेंगू जैसे रोग को फैलाता है। चिकनगुनिया विषाणु संक्रमित रोग है जिसमें रोगी के जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। हाथी पांव या फाइलेरिया कृमि जनित रोग होता है। इसके साथ ही चूहे और पिस्सू प्लेग जैसे खतरनाक संक्रामक रोग को फैलाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र को रेबीज़ जैसे रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। बच्चों, अब आपके सामने अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अपनी कॉपी में विस्तार से करेंगे। मलेरिया रोग का प्रसार कैसे होता है?
डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग के लक्षणों व उपचार पर प्रकाश डालिए। हाथी पांव रोग में जांच हेतु रक्त का नमूना आधी रात में क्यों लिया जाता है? बच्चों, इसका कारण मैंने आपको स्पष्ट बताया था, क्योंकि ये रात में ये कृमि लसिका तंत्र से निकल करके रक्त में भ्रमण करता है, इसीलिए इसका नमूना रात में लिया जाता है। साथ में आप निम्न रोगों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। बच्चों, टिप्पणी में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जो कि इस रोग के बारे में आप जानते हैं, जैसे रोग के कारक, वाहक, बचाव, उपचार, सावधानियां आदि सभी चीज़ों का वर्णन आप टिप्पणी के अंतर्गत करेंगे। इसके साथ ही आपको भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड करना है। साथ ही उसके माध्यम से आपको लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और घर में सुरक्षित रहिए व स्वस्थ रहिए। थैंक यू।